कल्पना करिए अगर एक रात अचानक आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स भारत में बंद हो जाएं, कानूनन बंद कर दिए जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने ऐसा किया और वहां पर सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया। सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या भारत में भी सोशल मीडिया एप्स को कानूनन बंद किया जा सकता है और इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे भारत का पूरा कानूनी टूल बॉक्स, जिसके जरिए सरकार किसी भी ऐप, वेबसाइट या फिर पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है और अतीत में जब टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप्स बैन हुए थे तो वो कानूनी रूप से कैसे हुआ था, और अंत तक आप ये जान पाएंगे कि कौन सा सेक्शन, कौन से रूल्स और कौन से केस लॉ इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो ये है कि भारत का कानूनी टूल बॉक्स क्या है सोशल मीडिया के रेफरेंस में। भारत में सरकार के पास सोशल मीडिया या फिर एप्स पर रोक लगाने के कई औजार हैं। इसमें जो पहला है वो है कंटेंट और ऐप ब्लॉकिंग। ये कैसे होता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A और ब्लॉकिंग नियम 2009 के तहत ये पॉसिबल हो सकता है। यही वो प्रावधान है जिसके तहत टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप बैन हुए थे। और दूसरा है नेटवर्क शटडाउन। अब ये नेटवर्क शटडाउन क्या है? नेटवर्क शटडाउन का मतलब है टेलीकॉम कानूनों के तहत पहले 2017 के अस्थाई निलंबन नियम थे, फिर बाद में 2020 के अंदर संशोधन किया गया उन नियमों के अंदर, और अब दूर संचार अधिनियम 2023 में इसके लिए नए प्रावधान किए गए हैं। ये पूरे के पूरे इंटरनेट या फिर किसी क्षेत्र के कनेक्शन को रोकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर दंगा होने के या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है तो वहां पर सरकारें इंटरनेट बंद कर देती हैं, तो वो इसी के तहत होता है। और तीसरा टूल बॉक्स है वो है आईटी नियम 2021, आईटी रूल्स 2021। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य कर्तव्य और जिम्मेदारियां जैसे कि ग्रीवांस अधिकारी और उसके साथ साथ कंप्लायंस ऑफिसर और कंटेंट हटाने की समय सीमा, इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो सब आईटी रूल्स 2021 के अंदर दिए हुए हैं। मगर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ऐसे केसेस के अंदर वो है धारा 69A। इस पर हम आज गहराई से चर्चा करने वाले हैं इसी सेशन के एंड तक। अब बात करते हैं संविधान के बारे में। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं क्या हैं। भारत का संविधान किसी भी प्रतिबंध पर पहरा बिठाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान किसी भी प्रतिबंध पर पहरा बिठाता है। कैसे? सबसे पहले आपके सामने है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए। सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें ऑनलाइन बोलने की स्वतंत्रता भी शामिल है। जबकि अनुच्छेद 19 खंड 2 कहता है कि सरकार सिर्फ इन आधारों पर ही रोक लगा सकती है, जैसे कि जब कोई बोला गया तथ्य या बोलने की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता और अखंडता या फिर राज्य की सुरक्षा या फिर विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था या शालीनता या फिर नैतिकता या फिर अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाने वाली हो, तो ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 19 खंड 2 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस 2015 में धारा 66A जो आपकी आईटी एक्ट की है उसको असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन धारा 69A को बरकरार रखा था क्योंकि उसमें प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा है। इसके साथ साथ अनुराधा भसीन केस जो 2020 में आया था, उसमें कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन आदेश आवश्यकता और आनुपातिकता
कि कसौटी पर खरे उतरने चाहिए और उन्हें प्रकाशित करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, अनुराधा भसीन केस के अंदर क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट शटडाउन के जो आदेश है वो आवश्यकता और आनुपातिकता यानी कि नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए और उन्हें प्रकाशित करना अनिवार्य है कि जब आप इंटरनेट शटडाउन करो तो आपको खबरें बतानी होगी, उनको प्रकाशित करना, आम जनमानस को बताना होगा कि ये चीजें बंद की जा रही हैं। मतलब साफ है, भारत में सोशल मीडिया पर रोक लग सकती है, लेकिन सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित आधारों पर लग सकती है और वो भी न्यायिक समीक्षा के तहत। अब बात करते हैं मूल तंत्र क्या है सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए भारत के अंदर। इसमें जो मूल तंत्र है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट की धारा 69A। धारा 69A सरकार को ब्लॉकिंग की शक्ति देती है। सोशल मीडिया या फिर एप्स को या इंटरनेट कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की शक्ति देती है, रोकने की शक्ति देती है। अगर केंद्र सरकार को यह उचित लगे कि किसी भी जानकारी को ब्लॉक करना भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेश संबंध, लोक व्यवस्था या फिर अपराध के लिए उकसाने के लिए, रोकने के लिए जरूरी है, तो यह किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स पर उपलब्ध सूचना को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर केंद्र सरकार को उचित लगे कि किसी भी जानकारी को ब्लॉक करना भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेश संबंध, लोक व्यवस्था या फिर अपराध के लिए उकसाने से रोकने के लिए आवश्यक है, सरकार को ऐसा लगे, तो वो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स पर उपलब्ध सूचना को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। ध्यान रखिएगा, जो आदेश है वो लिखित रूप में होना चाहिए और उसको ब्लॉक कराने के कारण भी देने पड़ेंगे सरकार को। आदेश लिखित रूप से होना चाहिए और साथ में कारण सहित होना चाहिए, और आदेश का पालन न करने वाले इंटरमीडियरी को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आ गया है कि आप इस कंटेंट को या इस ऐप को बंद करिए और उसका प्रॉपर लिखित कारण आया है और उसके बाद इंटरमीडियरी ने उसको अगर बंद नहीं किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर इंटरमीडियरी के ऊपर 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकते हैं भारतीय कानून के तहत। कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि सरकार एप्स को, मोबाइल एप्स को, वेबसाइट को, यूआरएल को, आईपी को, सीडीएन को या फिर अकाउंट्स तक को ब्लॉक कर सकती है। ध्यान रखिएगा, अभी याद होगा आपको जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत सारे ट्विटर पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर अकाउंट्स बंद हुए थे जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के थे। वो इसी के तहत हुआ था, इन्हीं कारणों के तहत हुआ था। एनी इंफॉर्मेशन यहां पर शब्द का मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि सरकार एप्स को ब्लॉक कर सकती है, वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, यूआरएल को ब्लॉक कर सकती है, आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकती है, सीडीएन को ब्लॉक कर सकती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को ब्लॉक कर सकती है या फिर अकाउंट तक को ब्लॉक कर सकती है। अब आगे बात करते हैं हम ब्लॉकिंग नियम 2009 की। ब्लॉकिंग नियम 2009, उसकी पूरी चरणबद्ध जो प्रक्रिया है उसको एक बार समझते हैं कि ब्लॉकिंग नियम 2009 पूरी प्रक्रिया तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट ब्लॉक होगा और उसके लिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत में क्या होगा, कोई शिकायत पहले नोडल अधिकारी के पास जाती है। अगर किसी को भी किसी भी ऑनलाइन कंटेंट ऐप से आपत्ति है तो उसकी शिकायत नोडल अधिकारी के पास जाती है। फिर दूसरे नंबर पर जांच होती है। जांच कौन करता है, केंद्र का कोई डेजिग्नेटेड अफसर एक समिति बनाता है जिसमें कानून, गृह, सूचना प्रसारण मंत्रालय और सीईआरटी इनके अधिकारी होते हैं। जांच कौन करेगा, केंद्र का डेजिग्नेटेड ऑफिसर समिति बनाएगा और उस समिति के अंदर कौन कौन होगा, कानून, गृह, सूचना प्रसारण मंत्रालय और सीईआरटी इनके अधिकारी होते हैं, वो मिलकर जांच करते हैं। और जब जांच के अंदर क्या होता है, नोटिस और सुनवाई होती है। नोटिस और सुनवाई में क्या होता है, इंटरमीडियरी और जहां संभव हो जो मूल प्रकाशक है जिसने वो कंटेंट प्रकाशित किया है उसको 48 घंटे का समय दिया जाता है। इंटरमीडियरी को और मूल प्रकाशक को 48 घंटे का समय दिया जाता है कम से कम। फिर उसके बाद क्या होता है, सिफारिश और मंजूरी।
फिर उसके बाद जो समिति की रिपोर्ट आती है, समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय यानी कि मेटी के सचिव को वो रिपोर्ट भेजी जाती है। फिर उसके बाद एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, कई बार आपात स्थिति होती है तो उसमें लंबा प्रोसेस ना फॉलो करके शॉर्ट रूट अपनाया गया है, उसके रिगार्डिंग रूल बनाए गए हैं। आपात स्थिति के अंदर क्या हो सकता है, अगर मामला तात्कालिक है जो तो क्या होगा, तो सचिव सीधे अस्थाई आदेश दे सकते हैं, लेकिन 48 घंटे के अंदर उसकी समीक्षा अनिवार्य है। अब न्यायालय भी आदेश कर सकती है कि अगर किसी कोर्ट से आदेश आता है कि भाई इस कंटेंट को ऑनलाइन हटा दीजिए, इस ऐप को ब्लॉक कर दीजिए, इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दीजिए, तो मेटी यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय उसे तुरंत लागू करता है। अब एक और बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इन ब्लॉकिंग नियम के तहत समीक्षा समिति भी होती है, और समीक्षा समिति का काम क्या होता है, हर 2 महीने में समीक्षा समिति बैठती है और आदेश की वैधता को जांचती है। एक और चीज, गोपनीयता के बारे में भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सारे आदेश होते हैं, इस ऐप को बंद किया जाएगा, इस कंटेंट को ब्लॉक किया जाएगा, ये सारे आदेश गोपनीय रहते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे आदेश आपके सामने नहीं आते हैं कि कौन सी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, कौन से कंटेंट को ब्लॉक कर दिया, सारे आदेश गोपनीय रहते हैं। हालांकि कोर्ट आदेश मांग सकती है, कोर्ट मांग सकती है कि जिस ऑर्डर से आपने ये कंटेंट या वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक किया है उसकी कॉपी हमें दीजिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 69A जो आईटी एक्ट की है उसको सही माना, क्योंकि इसमें कारण सुनवाई और समीक्षा का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि व्यवहार में बैन कैसे दिखता है। व्यवहार में बैन कैसे दिखता है, व्यवहारिक रूप से ऐप बैन कैसे दिखता है। ऐप स्टोर से ऐप हट जाए तो ये बैन है, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल आईएसपी उसके सर्वर, डोमेन, आईपी को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर सरकार प्रेस रिलीज में कारण बताती है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर डेटा सुरक्षा के तहत वो ऐप ब्लॉक की जा रही है। कंपनी चाहे तो कोर्ट में इसको चुनौती भी दे सकती है। आदेश हमेशा लिखित कारणों के साथ होते हैं और न्यायिक समीक्षा के योग्य होते हैं। अब बात करते हैं कुछ पुराने उदाहरणों की, जब टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप बैन किए गए थे। जून 2020 आपको याद ही होगा, भारत ने 79 चीनी ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, कैम स्कैनर जैसी मोबाइल ऐप शामिल थी। बाद में और भी ऐप्स पर रोक लगी। कुछ ऐप अस्थायी रूप से बंद हो गए, जैसे टिकटॉक के बारे में ये खबर है। हालांकि अभी 2025 में अभी तुरंत ही खबर आई है कि टिकटॉक की वेबसाइट इंडिया में काम करने लगी और कुछ यूजर्स के लिए वो काम करने लगी। अभी आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, मगर 2020 के अंदर बैन किया गया था। जबकि कुछ नए रूप में जो ऐप बैन की गई थी वो नए रूप में ऐप आ गई हैं, जैसे पबजी ने बीजीएमआई के रूप में वापसी की है, फ्री फायर वापस आ गया है फ्री फायर इंडिया के रूप में, और शीन ने भारतीय साझेदारी के साथ वापसी की है। मतलब बैन हमेशा स्थायी नहीं होते। अगर कंपनी सरकार की शर्तों को पूरी करती है तो बैन हटाया जा सकता है और उनकी वापसी भी संभव है। अब बात करते हैं, जब सरकार पूरा इंटरनेट बंद करती है तब क्या होता है और उसके क्या प्रावधान है। नेटवर्क शटडाउन, कनेक्टिविटी को ही बंद कर देना, किसी एरिया के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर इंटरनेट को बंद कर देना, कोई कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। कभी कभी सरकार सिर्फ ऐप नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंटरनेट बंद कर देती है। इसके लिए 2017 के टेलीकॉम नियम, 2017 के टेलीकॉम नियम जिनको 2020 में संशोधित किया गया, और दूर संचार अधिनियम 2023 में नए नियम लागू हो चुके हैं उसके अधिकार अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा बसीन केस 2020 में भी कहा था कि आदेश प्रकाशित करना अनिवार्य है। अगर इंटरनेट शटडाउन होगा तो उसका भी आदेश प्रकाशित करना होगा, और उसके साथ साथ जो भी इंटरनेट शटडाउन किया है या बंद किया है वो हमेशा आवश्यक होनी चाहिए और आनुपातिक होनी चाहिए, मतलब नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत भी फॉलो होना चाहिए। और तीसरा, अनिश्चितकाली के लिए बंदी असंवैधानिक है। मतलब आप अनिश्चित काल के लिए, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, इतने समय के लिए आप इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते, वो एक गैर संवैधानिक कदम है। नियत समय पर समीक्षा जरूरी है।
यानी नेटवर्क शटडाउन और ऐप बैन दो अलग अलग औजार हैं और दोनों पर अलग अलग कानूनी कसौटियां लागू होती हैं। अब बात करते हैं आईटी रूल्स 2021 के तहत प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर कई जिम्मेदारियां डालते हैं, जैसे ग्रीवांस अधिकारी अपॉइंट करना होगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। उसके साथ साथ अनुचित सामग्री को हटाना पड़ेगा। CSAM को 24 घंटे में हटाना अनिवार्य होता है। अनुचित सामग्री को हटाना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग करना और उसके साथ साथ बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रेसेबिलिटी और AI आधारित मॉनिटरिंग टूल्स लगाना। अगर कंपनी इनका पालन नहीं करती है तो उनका सेफ हार्बर धारा 79 चला जाता है और सरकार उन पर धारा 69A के तहत बैन लगा सकती है। आप ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की या दूसरी कानूनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक मैं छोटी सी टूल किट दे रहा हूं परीक्षा की तैयारी के लिए। 10 जरूरी बिंदु जो इस पूरे मैटर पर हैं। पहला, आपको क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड A और उसके साथ साथ अनुच्छेद 19 खंड 2 संविधान का, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और उसके साथ साथ प्रतिबंध के आधार भी बताता है। और उसके बाद धारा 69A जो ब्लॉकिंग की शक्ति देता है सरकार को, लिखित कारण जरूरी बताने होते हैं सरकार को, ऐसा उस धारा के अंदर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ आईटी नियम, ब्लॉकिंग नियम 2009 जो नोटिस और सुनवाई की बात करते हैं, 24 घंटे न्यूनतम समय की बात करते हैं। और आपात स्थिति, चौथे नंबर पर आपात स्थिति, बिना नोटिस दिए भी आदेश जारी हो सकता है अगर आपात स्थिति है, मगर उस केस के अंदर 48 घंटे के अंदर समीक्षा जरूरी है। और पांचवा पॉइंट क्या है कि कोर्ट आदेश, अगर कोर्ट से कोई आदेश आ जाए कि किसी इस कंटेंट को ब्लॉक करना है तो मेथी उसे तुरंत लागू करेगी, जो आईटी मंत्रालय है वो उसे तुरंत लागू करेगा। छठा पॉइंट, समीक्षा समिति हर 2 महीने में समीक्षा करेगी। और सातवां, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, आदेश गोपनीय होंगे मगर वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। और अनुराधा भसीन केस भी आप याद रखिएगा, आवश्यकता और आनुपातिकता का सिद्धांत, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत अनुराधा भसीन केस के अंदर लेट डाउन किया गया था। श्रेया सिंघल का केस, धारा 66A रद्द की गई थी, 69A को बरकरार रखा था। और अतीत के बैन, जो पुराने बैन है टिकटॉक, पबजी, फ्री फायर ने बदले रूप में वापसी की है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से कौन सा औजार कम हानिकारक है, 69A के तहत ऐप बैन या पूरे क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन? कमेंट में लिखिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। जो भारत का सिस्टम है वो बिना सोचे समझे बैन लगाने का नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो लीगल सिस्टम है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे बैन लगाने की परमिशन कहीं नहीं देता है। यहाँ स्पष्ट आधार, कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान है। धारा 69A सर्जिकल टूल है, खास ऐप और वेबसाइट को टारगेट करता है। दूसरा, शटडाउन ब्लंट टूल है जो पूरे नेटवर्क पर असर डालता है। और आईटी रूल्स प्लेटफॉर्म को पहले ही अनुपालन के लिए मजबूर करते हैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो लाइक करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आज की चर्चा से आपका सबसे बड़ा एग्जाम टेक अवे क्या है। आपके स्मार्ट्स जवाब को मैं पिन करूंगा। आपकी जो भी फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। और हमारे साथ अगर न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।